हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। तो दोस्तों सीए इंटर का हम ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर चुके थे और मैं आप लोगों को सबसे पहले यहां पर इनकम टैक्स पढ़ा रहा था। दोस्तों इनकम टैक्स में मैंने आप लोगों को पर्सन की डेफिनेशन के बारे में बताया था इन द लास्ट क्लास कि भाई पर्सन किसको बोलते हैं, राइट। तो 7 लोग होते हैं पर्सन जिनकी इनकम के ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। उसमें इंडिविजुअल का नाम आता है, उसमें HUF का नाम आता है, उसमें बेसिकली फर्म का नाम आता है। तो ये बहुत सारे लोग हैं भाई जो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पर्सन है, राइट। ये सब लोग क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। तो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, ये सारे लोग यहाँ पर पर्सन कहलाते हैं और इनकी इनकम के ऊपर क्या लगाया जाता है दोस्तों, इनकी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को असेसी का डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं। असेसी किसको बोलते हैं, तो अगर हम असेसी की डेफिनेशन पर आते हैं तो असेसी का मतलब होता है कि असेसी मीन्स एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। आप किसी भी तरह से टैक्स को पे करने के लिए लाइबल हो, इंटरेस्ट को पे करने के लिए लाइबल हो या पेनल्टी को पे करने के लिए लाइबल हो, तो हम आपको असेसी बोलते हैं, राइट। तो असेसी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा पर्सन जो टैक्स को, इंटरेस्ट को और पेनल्टी को पे करने के लिए क्या होता है, लाइबल होता है। एंड इट इंक्लूड्स, दोस्तों इसमें कौन शामिल होता है, डीम्ड असेसी। दोस्तों इसके अंदर डीम्ड असेसी जो होते हैं ना वो इंक्लूड होते हैं। इसमें असेसी इन डिफॉल्ट भी आते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट। तो एक तो होता है डीम्ड असेसी, एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। तो डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा ही दिया था, है ना। तो आज हम दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम डेफिनेशन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज की क्लास के नोट्स मैंने ऑलरेडी पहले से आप लोगों के लिए नोट डाउन कर लिए हैं, तो मैं आपको बीच बीच में टाइम भी दूंगा जिससे आप अपने नोट्स को अपनी कॉपी में या कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख सकते हो। तो हमारी यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें पहला डेफिनेशन पर्सन का था और दूसरा डेफिनेशन था असेसी का। पर्सन किसको बोलते हैं, असेसी किसको बोलते हैं, ये दोनों डेफिनेशन मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। दोस्तों असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, इस बात को आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। दोस्तों ये दोनों ही डेफिनेशन आप लोगों के बेहद काम आने वाली है। आप लोगों को पूरे इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला जो डेफिनेशन है ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखो असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, मैं बता देता हूं। दोनों ही 12 मंथ्स का पीरियड होता है। आप चाहे असेसमेंट ईयर बोलो, आप चाहे प्रीवियस ईयर बोलो, दोनों ही 12 मंथ्स के पीरियड को बोलते हैं। जो 12 महीने का पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है, इस बात को दोस्तों आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम 2023 के अंदर है, 2023 में, तो आप लोगों के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर लगने वाला है ना वो लगेगा 2022-2023। ये वो प्रीवियस ईयर है जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर लगने वाला है, प्रीवियस ईयर 2022-2023। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें आपने इनकम को अर्न किया है। दोस्तों जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, माय डियर फ्रेंड्स, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो वो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा ये प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 31 मार्च 2023 तक। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।
इनकम अर्निंग ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम अर्निंग ईयर। वैसे मैं अपने नोट्स के पीडीएफ भी आप लोगों को कोर्स के अंदर दे दूंगा, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीए डॉक्टर अमित खांडल के नाम से, वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग मेरे पीडीएफ नोट्स को देख पाओ। तो 2022-2023 मतलब 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट करो और 31 मार्च 23 पर एंड करो। दोस्तों ये वो प्रीवियस ईयर है जिसके अंदर आपने इनकम को अर्न किया है, जिसके अंदर आपने इनकम को कमाया है। तो जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो भाई, वो आपका प्रीवियस ईयर होता है, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन से ईयर को बोलते हैं? जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, राइट। अब आपने इनकम तो अर्न कर ली, लेकिन दोस्तों आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आपको उस इनकम का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये रिटर्न नाम आपने कभी सुना है क्या? रिटर्न का क्या मतलब होता है? दोस्तों जो इनकम आप अर्न करते हो उस इनकम का एक रिपोर्टिंग होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। तो जब आप किसी इनकम का रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हो तो वो कहलाती है रिटर्न। रिटर्न एक फॉर्मेट होता है, आपको एक पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, भाई आपने प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम को अर्न किया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आप इनकम कमाए हो। तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2022-23। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर बता दूं कि जो भी आप प्रीवियस ईयर में कमाए हो, उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स देने का काम है ना, ये असेसमेंट ईयर में होता है। ये जो टैक्स देने का काम है ना माय डियर फ्रेंड, ये कब होता है जी? ये हमारा असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर, ये सारा काम जो है ये हमारा असेसमेंट ईयर में होता है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला पीरियड। आप एक बार समझ लो, मैं आपको लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे दूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर अगर आपका 2022-2023 है, तो दोस्तों मुझे बताओ यहां पर असेसमेंट ईयर किसको बोलोगे? हम यहां पर असेसमेंट ईयर बोलेंगे 2023-2024 को। मतलब आपने जो 22-23 में कमाया है उसका जो रिटर्न फाइल होगा, उसका जो आप टैक्स जमा कराओगे, वो आप नेक्स्ट ईयर में कराओगे। और उस नेक्स्ट ईयर को क्या कहा जाएगा? असेसमेंट ईयर। मतलब आप उस इनकम को असेस कर रहे हो। वो जो इनकम है दोस्तों, वो जो इनकम है, आप उस इनकम को क्या कर रहे हो? असेस कर रहे हो। तो प्रीवियस ईयर में कमाने वाला काम होता है, और असेसमेंट ईयर में उस इनकम के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे अगर हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो दोस्तों मुझे बताओ असेसमेंट ईयर आप किसको बोलोगे? 2023-2024 को, है ना। अच्छा, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर 2021-22 में कमाया है, मतलब जिनका प्रीवियस ईयर है 21-22, तो दोस्तों जल्दी से बताओ उनका असेसमेंट ईयर आप किसको कहोगे? सर उसका असेसमेंट ईयर हम कहेंगे 2022-23 को, ठीक है। तो जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो वो आपका प्रीवियस ईयर होता है, और उस कमाई हुई इनकम के ऊपर जब आप टैक्स पे करते हो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर का काम है इनकम को कमाना, और उस कमाई हुई इनकम पर जब आप टैक्स देते हो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। उसे हम लोग यहां पर असेसमेंट ईयर बोलेंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है कि अभी 21-22 में जो लोग कमाकर बैठ गए हैं, वो अभी उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स जमा करा रहे हैं, दैट इज इन 22-23। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोग 22-23 में नहीं कमाएंगे, लोगों ने फिर से कमाना शुरू कर दिया है। मैं भी कमा रहा हूं। सर बताओ ना आप कितना कमाते हो? मैं नहीं बताऊंगा। देखो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं कैसे बता दूं आपको? तो 22-23 में मैं जो भी कमाऊंगा ना, उसका टैक्स में 23-24 में दूंगा, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 में दूंगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों।
तो समझ में आया आप लोगों को? तो असेसमेंट ईयर आप नोट कर लो। असेसमेंट ईयर का मतलब है टैक्स पेमेंट ईयर। आप मेरे वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। केवल आज की क्लास के मैंने नोट्स बना लिए हैं, बाकी के जो नोट्स हैं वो मैं आपको क्लास में साथ ही बनवाऊंगा, ये मैंने पहले से बना लिए थे। असेसमेंट ईयर का मतलब है टैक्स पेमेंट ईयर, और ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है दोस्तों, 12 महीने का पीरियड होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और दोस्तों इसका जो एंड होता है वो 31 मार्च को होता है, राइट। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? जो इनकम अर्निंग ईयर होता है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को कमाए हो, जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम को कमाए हो, वो ईयर आपका क्या होता है भाई? प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर होता है। सर आप कहां चले गए? अरे मैं तो यहीं पर हूं, मैं कहां जाऊंगा? सर आप गायब हो गए बीच में। अरे प्रीवियस ईयर जो होता है ना, वो उस ईयर को बोलते हैं जिसमें इनकम कमाई जाती है। सर एक बात बताओ, अच्छा प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी का बिजनेस पहली बार स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम, पहली बार मोहब्बत की है। अच्छा पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है। मान लो हमारा प्रीवियस ईयर है 2022 और 2023, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2022 और 2023, ये सपोज करो हमारा प्रीवियस ईयर है, दैट इज आवर प्रीवियस ईयर। ये जो है ना, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-2023, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर है ना 2022-2023, इसके अंदर हम क्या करेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ न्यू बिजनेस, मतलब जिस दिन आप, अब सपोज करो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया जी 1 दिसंबर 2022 को, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया 1 दिसंबर 2022 को। तो बताओ दोस्तों मेरा प्रीवियस ईयर जो होगा उसका पहला दिन आप किसको बोलोगे? 1 दिसंबर को। 1 अप्रैल को नहीं, 1 दिसंबर को, क्योंकि मैं पहली बार अपना बिजनेस क्या करने जा रहा हूं? स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जब मैं पहली बार अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जो मेरा बिजनेस को स्टार्ट करने का दिन होता है ना, दैट इज माई फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, उसी को हम प्रीवियस ईयर का पहला दिन बोलते हैं। अच्छा हमारा प्रीवियस ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को हमारा प्रीवियस ईयर का एंड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ्स का हो। हाँ, अगर आपका 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हो गया है जब, तो फिर 1 अप्रैल ही होगा। हाँ, अब सपोज करो नेक्स्ट ईयर आया, तो अब आपका जब प्रीवियस ईयर 2023-24 आएगा, 23-24 आएगा, 2023-2024, तो आपका बिजनेस 1 अप्रैल 23 से माना जाएगा, क्योंकि वो न्यू बिजनेस नहीं है। और आपका जो प्रीवियस ईयर है उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 24 को। तो जो बिजनेस नए नहीं होते हैं वहां पर तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, और उसका एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और उसका जो एंड होता है ना वो 31 मार्च को होता है, 31 मार्च को होता है, राइट। सो दैट इज ए मैटर ऑफ अदर केस, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। लेकिन इफ इट इज अ केस ऑफ न्यू बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, तो जिस दिन आपका नया बिजनेस स्टार्ट होता है उसे हम प्रीवियस ईयर का पहला दिन बोलेंगे, लेकिन वो एंड कब होगा? 31 मार्च को। तो जैसे 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को एंड हुआ, सो दिस इज अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स ओनली। मैं तो कहता हूं जी, अगर मान लीजिए बिजनेस हमारा 1 मार्च 2023 को स्टार्ट होता है, 1 मार्च 2023 को आपका बिजनेस शुरू होता है, और एंड तो 31 मार्च को ही होगा, तो इसका मतलब आप 1 महीने की इनकम पर टैक्स दोगे इस बार।
1 महीने की जो इनकम होगी ना उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 महीने की इनकम पर आपको क्या देना, अरे ये क्या आ गया यार, 1 महीने की इनकम पर भाई साहब आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं तो कहता हूं जी, किसी का सुबह सुबह बिजनेस शुरू हो गया 31 मार्च को, तो 31 मार्च एक दिन का प्रीवियस ईयर हो गया उसका। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैसे तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का ही होता है, लेकिन अगर किसी का बिजनेस पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, तो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा उसे प्रीवियस ईयर का पहला दिन कहा जाएगा। उसे हम लोग प्रीवियस ईयर का पहला दिन बोलेंगे, ठीक है ना, उसे हम प्रीवियस ईयर का पहला दिन बोलेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई थिंक ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर भी हो गए होंगे, है ना भाई? हाँ सर, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये सारी बात क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है दोस्तों असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, ठीक है। और असेसमेंट ईयर वो होता है जब आप उस अर्न की गई इनकम पर टैक्स देते हो। जब आप उस अर्न की हुई इनकम पर क्या देते हो? टैक्स देते हो। तो ये सारी कहानी हो जाती है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, राइट? ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब हम बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2022 की। देखो दोस्तों, फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ सर, बहुत जोर से आ गया है समझ में। चलो, अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2022 की। ये फाइनेंस एक्ट 2022 क्या है? ये फाइनेंस एक्ट 2022 क्या है भाई? तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस एक्ट 2022 का मतलब है बजट। बजट का नाम तो सुने होंगे ना आप, या नहीं सुने हो भाई? हाँ सर, हम बहुत सुने हैं बजट का नाम। तो ये बजट क्या है मैं बताता हूं दोस्तों। हमारे देश में इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब लॉ तो बन गया, लेकिन उसके अंदर हमको बहुत सारे चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। लॉ को हमें बार बार अमेंड करना पड़ता है, उसमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, उसमें हमको बदलाव करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे देश की जो सरकार होती है वो हर साल बजट पास करती है, बजट। और बजट जो होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशंस दी जाती है। बजट के अंदर क्या दी जाती है? इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो जैसे फाइनेंस एक्ट है 2022, तो ये जो फाइनेंस एक्ट 2022 का जो बजट है, अभी फरवरी में आया था ये बजट, तो ये एक तरह से प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए आया है, जो आप लोगों के एग्जाम में लगेगा। मतलब असेसमेंट ईयर बोले तो 23-24, असेसमेंट ईयर बोले तो 23-24। तो आप लोगों के एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो आप कहीं पुराने फाइनेंस एक्ट की बातें मत पढ़ लेना भाई। आप लोगों को फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़कर जाना है। प्रीवियस ईयर माना जाएगा 22-23, और अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड 23-24। उसको हम 23-24 बोलते हैं, राइट? समझ में आया? चलो, तो जनरल रूल क्या हुआ भाई इनकम टैक्स का? तो आप बीच बीच में स्क्रीन को रोक लो, पॉज कर लो और नोट्स बना लो कॉपी में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके इशारों पर ही नाचता हूं। जब आपको मन करे मुझे रोक लो, जब आपको मन करे मुझे सुन लो, जब आपको मन करे कि तेज सुनना है तो स्पीड तेज कर लो, आपको लगता है धीरे करना है तो धीरे कर लो। भाई सारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ लो, आपको शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ लो, आपको क्वेरी आता है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, क्वेरी का रिजॉल्व हो जाएगी क्वेरी आपकी, है ना? चलो,
तो भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन। इनकम टैक्स में जो जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन है वो क्या है? व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन। दोस्तों जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है, मुझे इतना सा बता दो। व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन। जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है? जनरल रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर आप जो भी इनकम कमाते हो, प्रीवियस ईयर के अंदर आप जो भी इनकम कमाते हो उस पर दोस्तों असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाया जाता है। प्रीवियस ईयर में आप जो भी इनकम कमाते हो भाई, उसके ऊपर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रीवियस ईयर की इनकम ऑलवेज असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। अब आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, स्टूडेंट हो, सारी बात समझते हो। हमारे ऑफिस में कई बार क्लाइंट आते हैं। अब देखना कितने मजे की बात है, मैंने क्लाइंट को बोला कि भैया आपकी असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न जाएगी। अरे सर 23-24 तो अभी आया ही नहीं, रिटर्न कहां से चली जाएगी? मैंने कहा यार प्रीवियस ईयर 22-23 की जाएगी। सर 22-23 की तो आपने पहले ही भर दी। अरे मैंने कहा वो असेसमेंट ईयर 22-23 की भरी थी, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 कि। सर हमारे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कभी आप 22-23 बोल रहे हो, कभी 23-24 बोल रहे हो। तो हमारे ऑफिस में ऐसे कई महान क्लाइंट आते हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं। कभी आप भी हमारे ऑफिस में आओगे, आपको बहुत मजा आएगा। हमारी ट्रेनिंग भी होती है ऑफिस में, है ना, आर्टिकल वाली, बहुत मजा आता है। तो ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं भाई, उनको मैं क्या समझाऊं, मतलब मैं खुद परेशान हूं, हैरान हूं। आप तो समझ गए ना, प्रीवियस ईयर मतलब 22-23 वो साल हो गया जिसमें इनकम कमाई गई, और असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर हो गया जिसमें हमने कमाई हुई इनकम के ऊपर क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। बहुत बढ़िया। तो ये जनरल रूल समझ में आया कि प्रीवियस ईयर का जो इनकम होगा वो असेसमेंट ईयर में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलो अब ये जो जनरल रूल होता है दोस्तों, ये जो जनरल रूल होता है इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? एक्सेप्शन भी होते हैं क्या? हाँ जी हाँ, एक्सेप्शन भी पढ़ने पड़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों हमारे पास 5 ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। तो 5 ऐसे एक्सेप्शन हैं दोस्तों जो मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें अगर आप इनकम कमाते हो तो वो इनकम आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेबल हो जाती है। उसके लिए असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाए हो तो प्रीवियस ईयर में ही आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। जैसे पहला एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। एक्सेप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इज इट ट्रू? तो आपको बोलना पड़ेगा यस इट इज ट्रू बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चलो कौन कौन से एक्सेप्शन हैं? तो दोस्तों सबसे पहला एक्सेप्शन जो हमारे सामने निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। तो दोस्तों अगर किसी का नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस का मतलब होता है कि आप इंडिया से, अब ये रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, ये आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में समझ में आएगा। अभी इसके जस्ट बाद में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, रेजिडेंट के बारे में बताऊंगा, नॉन रेजिडेंट के बारे में बताऊंगा कि भाई इनका मतलब क्या होता है, कैसे पता चलता है रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। तो इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, कोई भी बंदा है भाई जिसका अगर शिपिंग का बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस का मतलब होता है कि वो इंडिया से बहुत सारे लोगों को शिप में बैठाकर इंडिया के बाहर ले जाता है और वहां से फिर बैठा के लाता है और इंडिया में ले आता है, तो दैट इज कॉल्ड शिपिंग बिजनेस। चिट्ठी पत्री हो गई, इंसान हो गए, है ना, जानवर हो गए,
तो ये कहलाता है शिपिंग बिजनेस। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा बंदा है भाई जो नॉन रेजिडेंट है, उसका शिपिंग बिजनेस है ना, तो जो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस होता है, अगर वो उस बिजनेस से इनकम कमाएगा तो जिस प्रीवियस ईयर में वो इनकम कमाएगा, सपोज करो हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, तो हम उस इनकम को प्रीवियस ईयर 22-23 में ही क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। हमें दोस्तों असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है, हम वहां पर असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करने वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। जैसे सपोज करो कोई बंदा सिंगापुर जा रहा है, कोई बंदा इंडिया के बाहर जा रहा है, परमानेंटली जा रहा है इंडिया के बाहर, ठीक है, वो पर्सन परमानेंटली इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया छोड़कर जा रहा है भाई। तो जो लोग इंडिया छोड़कर जा रहे होते हैं, जिनका काम है भाई मैं तो इंडिया छोड़कर जा रहा हूं, अच्छा उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है, परमानेंटली जा रहे हैं। सर ये पता कैसे चलता है कि वो घूमने जा रहे हैं या परमानेंटली जा रहे हैं? दोस्तों जब आप इंडिया के बाहर जाते हो ना, तो आपको एक वीजा अप्लाई करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको, वीजा। तो ये जो वीजा होता है इसमें परमिशन लेनी पड़ती है दूसरे देश से कि भाई वहां आप क्या गंद फैलाने जा रहे हो, आप वहां पर घूमने जा रहे हो या वहां पर जॉब करने जा रहे हो या पढ़ाई करने जा रहे हो, क्या काम आप वहां पर करने जा रहे हो, ये आपको वहां पर बताना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर परमानेंटली इंडिया छोड़कर जा रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो भाई ऐसे व्यक्ति का कोई पता नहीं है ना कि वो वापस इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। तो सरकार बोली कि खबरदार, बिना इनकम को असेस किए गए तो, कि सरकार मैं वापस आ जाऊंगा, कि नहीं नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, क्या पता तुम ना आओ तो इसलिए दोस्तों ये एक्सेप्शन यहां पर बनाया गया है। थर्ड एक्सेप्शन है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कोई बिजनेस था दोस्तों और आप उस बिजनेस से क्या अर्न करते थे, आप उस बिजनेस से इनकम को अर्न करते थे, ठीक है। अब आपका वो जो बिजनेस था ना, वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया अपने बिजनेस को। तो दोस्तों आप बिजनेस को जैसे ही डिसकंटिन्यू करते हो, जिस प्रीवियस ईयर में आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, जिस प्रीवियस ईयर में आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसी प्रीवियस ईयर में इनकम को असेस किया जाएगा, उसी ईयर में उसको क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा। चौथा पॉइंट है इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स। दोस्तों टैक्स से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे लोग अपने बिजनेस की या अपनी पर्सनल असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि यार इनकम टैक्स वाले कभी भी आ जाएंगे तो मेरी प्रॉपर्टी बेचकर रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टैक्स का चोरी किया हुआ है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी असेट बेच देते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि सर अगर मैं मान लो इनकम टैक्स जमा नहीं कराऊं तो क्या कर लेंगे। मैंने कहा भाई तेरी असेट बेच देंगे। कि सर मैं पहले बेच दूंगा, क्या कर लेंगे मेरा। तो भाई अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में इनकम तो कमाता है लेकिन वो अपनी असेट्स को बेच देता है, वो कहता है जी मैं अपनी असेट्स बेच रहा हूं, अच्छा इनकम टैक्स वालों को पता लग जाता है, ओहो असेट बेच रहा है, पकड़ो इसको पकड़ो। तो भाई साहब ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी इनकम को प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्सेबल कर दिया जाएगा, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा दोस्तों, नो। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एओपी, एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई, बीओआई का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स।
AJP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये तीनों नाम मैंने आपको बताए थे। दैट इज फॉर्म फॉर पर्टिकुलर पर्पज। तो कोई भी AOP है, कोई भी BOI है, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है जिसको आपने किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया था, अब वो पर्पज आपका रिजॉल्व हो गया है, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपका पर्पज रिजॉल्व हो जाएगा उसी प्रीवियस ईयर में आपको इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 5 एक्सेप्शन याद रखना भाई। नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस, दूसरा है कोई भी पर्सन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है परमानेंटली, तीसरा होता है कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि डिसकंटिन्यू हो गया है, बिजनेस आपका क्या हो गया है भाई, डिसकंटिन्यू हो गया है। फोर्थ पॉइंट है इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स फॉर अवॉइडिंग द टैक्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस की असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स से बचने के लिए, तो उसकी इनकम भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। या कोई AOP है, या कोई BOI है, या कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है भाई जिसे किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं भाई जिन्हें आप किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाते हो, तो ऐसे केस में आपका जो प्रीवियस ईयर का इनकम होता है वो प्रीवियस ईयर में ही क्या हो जाता है, टैक्सेबल। इसके लिए फिर असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करना पड़ता, असेसमेंट ईयर का जो वेट है ना वो यहां पर नहीं करना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गए हैं क्या? हाँ सर, बहुत जोर से आ गए हैं। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 5 एक्सेप्शन के अलावा बाकी जितने भी मैटर्स हैं वहां पर आपको टेंशन नहीं लेने का। जहां पर प्रीवियस ईयर का जो इनकम है ना वो असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होगा, उसके लिए आपको अलग से टेंशन लेने का या चिंता करने का कोई बात नहीं है। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई चिंता नहीं करनी, राइट? बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? चलो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। केसेस वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट कम्स टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट। केसेस वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट कम्स टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट। दोस्तों मैं यहां पर आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ओ माय गॉड, ब्लैक मनी मतलब काला धन। हाँ जी, ब्लैक मनी मतलब काला धन, मतलब वो रंग में काला होता है क्या? ना भाई ना, रंग में काला नहीं होता। मनी तो वैसा ही होता है जैसा होता है, अपना सपना मनी मनी। लेकिन दोस्तों वो ब्लैक मनी क्यों कहलाता है? जानते हो आप कि हम किसी पैसे को ब्लैक मनी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जब हम इनकम को कमाते हैं और हम उस कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करते, हम उस इनकम को छिपा लेते हैं। हम डिपार्टमेंट से वो इनकम क्या कर लेते हैं भाई? छिपा लेते हैं। तो उसको लॉ की भाषा में बोला जाता है, उसको लॉ की भाषा में बोला जाता है ब्लैक मनी, काला धन बोला जाता है। उसको अनडिस्क्लोज इनकम बोला जाता है, अनडिस्क्लोज इनकम। ऐसी इनकम भाई जो आपने कमाई तो थी लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। मतलब आप इनकम कमा तो रहे हो लेकिन आप उस इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। वो जो इनकम आप कमाते हो ना, उस इनकम को आप क्या नहीं करते? डिस्क्लोज नहीं करते। सो दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। अच्छा दोस्तों, ये जो ब्लैक मनी वाली इनकम होती है ना, ये सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C यहां पर बताई गई है। मतलब सेक्शन 68 से लेकर और ये आपको सेक्शन 69C तक मिल जाएगी। ये सारी इनकम वो है भाई जो ब्लैक मनी वाली इनकम है, ब्लैक मनी। सबसे पहला नाम आता है कैश क्रेडिट। तो आप
स्क्रीन को बीच में रोककर आराम से नोट्स बना लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 68 की। सेक्शन 68 में क्या आता है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी असेसी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, असेसी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, फर्म है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, HUF है, ये सब पर्सन है, राइट। अच्छा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो कि क्रेडिट साइड में हमेशा इनकम होती है। जो भी हमारा क्रेडिट साइड होता है ना, उसके अंदर दोस्तों हमेशा इनकम होती है। क्रेडिट साइड में जो क्रेडिट वाला साइड होता है भाई, वो हमेशा इनकम वाला साइड होता है। तो कोई भी ऐसा सम जो बुक्स ऑफ असेसी में क्रेडिटेड है, क्रेडिट किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। तो कोई भी पैसा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटेड है भाई, तो वो जो अमाउंट बुक्स ऑफ जो बुक्स होती हैं उनमें क्रेडिटेड पाया जाता है। अगर आप या तो उसको इनकम दिखा दो और आप उसको कहते हो नहीं जी ये तो कोई सस्पेंस अकाउंट है, मुझे भी नहीं पता क्या है। अब आपकी बुक्स हाथ लग गई ऑफिसर के, ऑफिसर आपसे बार बार पूछ रहा है भाई बता तो दे क्या है, बता तो दे। आप कह रहे जी मेरे को भी नहीं पता। तो भाई जब आपको भी नहीं पता तो फिर किसको पता? तो फिर पता है क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा मानेगा कि भाई ये तो असेसी की ही इनकम है। आप कहोगे नहीं नहीं मेरी इनकम नहीं है, कि नहीं नहीं चुप कर, इनकम है तेरी, अनडिस्क्लोज इनकम है ये, तूने इनकम को छुपाया है। तो भाई ऐसी इनकम आपकी इनकम मान ली जाती है क्योंकि वो क्रेडिट साइड में है, आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। 69 और 69 है। अब आप कहोगे सर सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है। दोस्तों सेक्शन नंबर याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन कभी भी गलत सेक्शन कॉट मत करो। ऐसा नहीं हो कि भाई चलो आ नहीं रहा तो कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, ऐसे नहीं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन गलत नहीं लिखना है। अब जैसे 69 और 69A है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कि आपको अलग से नंबर मिलेंगे सेक्शन नंबर लिखने के, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस प्रोविजन याद होना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी। दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई मनी है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर असेसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, असेट है, मनी है, ज्वेलरी है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नहीं दिखाता है। आज मैंने 1 करोड़ रुपया की ज्वेलरी खरीदी, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में उसको कहीं भी शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने 1 करोड़ का ज्वेलरी खरीदा है, तो पहले मुझे उस 1 करोड़ की इनकम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने 2 नंबर की कमाई से, 2 नंबर मतलब ऐसा पैसा जिसको मैं दिखाना नहीं चाहता, उससे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने कोई असेट परचेज कर ली, मेरे पास कोई ज्वेलरी है, मैंने ज्वेलरी खरीद ली। अच्छा, मेरे पास दोस्तों कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास मुंह से बोलने, मतलब मेरे से ऑफिसर पूछ रहा है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों लॉ ये कहता है कि ऐसी चीज आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये जो अमाउंट है दोस्तों, इट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। ये जो अमाउंट है इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो कैश क्रेडिट को इनकम मान लिया जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड कोई भी इन्वेस्टमेंट है या मनी है, इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। या कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी मनी जिसे बुक्स में फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जैसे सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आपने उसे बुक्स में 80,000 ही दिखाया, इसका मतलब आपने 20,000 रुपए से कम दिखाया। तो जब आप 20,000 रुपए से कम दिखाते हो, 20,000 से आप कम दिखाते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप उसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करते हो, तो जैसे आपने 20,000 रुपए से कम दिखाया है, तो वो जो 20,000 रुपए है, वो जो डिफरेंस अमाउंट है दोस्तों, उसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो असेसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी असेट
बट इट इज नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स। लेकिन आप उसको बुक्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट होता है दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। दोस्तों उसे आपकी इनकम मान लिया जाता है। 1 लाख को इनकम नहीं मानेंगे, जो डिफरेंस 20,000 है उसको इनकम मानेंगे। जबकि सेक्शन 69 और 69A में तो क्या होता है कि आप पूरा अमाउंट ही डिस्क्लोज नहीं करते हो। जैसे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपने पूरा 1 लाख ही डिस्क्लोज नहीं किया, तो पूरे 1 लाख रुपए को इनकम मान लिया जाता है। तो ये डिफरेंस है। 69 ये कहता है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपने बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम पूरे 1 लाख रुपए को इनकम मान लेते हैं। 69B कहता है कि 1 लाख का इनकम था, इन्वेस्टमेंट था, लेकिन आपने उसको बुक्स में 80,000 दिखाया, तो 20,000 रुपए से आपने उसको कम दिखाया, तो आपकी इनकम यहां पर 20,000 मान ली जाएगी, राइट। और सेक्शन 69C क्या कहता है? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। दोस्तों आप कोई खर्चा तो करते हो, लेकिन आप उस खर्चे को एक्सप्लेन नहीं करते हो, आपके पास उसका कोई सोर्स नहीं है। सपोज करो आपने कोई शादी करी, शादी में आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए। इंडियन लोग या तो मकान में जमकर पैसा लगाते हैं या शादी में जमकर पैसा खर्च करते हैं। अब शादी में 1 करोड़ रुपए लगा दिया, तो इनकम टैक्स वाले आपकी शादी में भी आ सकते हैं, वहां पर पूरा वो भेस बदल के आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, खाना भी खा के जाएंगे, कोट पैंट पहन के आएंगे, हिसाब पूछेंगे, हाँ भाई कैटरिंग वाले जरा हमको भी ऐसी शादी करानी है, कितना खर्चा आता है? वो बताएगा सर 20 लाख का खर्चा आता है। ऐसे ही दोस्तों वो दूसरे लोगों के पास भी जाएंगे कि अरे इवेंट वालों तुम बताओ तुमने कितने पैसे लिए, इवेंट वालों से पूछेगा, इवेंट वालों से भी पूछेगा भाई तुम बताओ। तो ऐसे वो सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, जब वो सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, सबसे वो चीज इंफॉर्मेशन लेते हैं, अच्छा अब जब शादी में विदाई हो जाती है, भाई बेटी चलो विदा होके जा रही है, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, उससे पहले कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है लॉ में। फिर पूछेंगे भाई आ जाओ इधर आ जाओ, ये इतने पैसे लगाए तुमने शादी में, कहां से आए? देखो शादी में ज्यादा पैसे लगाने से मना नहीं है, आप 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ लगा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि 100 करोड़ आए कहां से। अब उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न देखते हैं तो 2 लाख से ज्यादा की रिटर्न नहीं है। अरे जिस इंसान ने साल में 2 लाख से ज्यादा नहीं कमाए, वो करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर रहा है। अब उससे पूछ रहे हैं, वो कह रहा है जी मेरे तो नहीं है, ये मेरे रिलेटिव है, इन्होंने दिए थे। रिलेटिव कह रहा मैंने भी नहीं दिए भाई साहब, वो मना कर देगा, क्योंकि वो फंसेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो फंसेगा। तो अनएक्सप्लेन्ड जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने कर तो दिया, लेकिन आपके पास उसका कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। वो जो एक्सपेंडिचर है ना दोस्तों, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज योर इनकम। वो एक्सपेंडिचर भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो चीजें होती है ना, अनएक्सप्लेन्ड जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकी आपको कभी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। आप इन एक्सपेंडिचर्स का कभी भी डिडक्शन नहीं ले सकते हो। नो डिडक्शन इन एनी हेड, नो डिडक्शन इन एनी हेड। तो समझ में आया आपको? 68, 69, 69A, 69B, 69C, ये वो सेक्शन है दोस्तों जहां पर जो भी आपका अनडिस्क्लोज इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा, उसे ब्लैक मनी माना जाएगा, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। अच्छा दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिसका आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपके पास उसका कोई सोर्स नहीं है। डियर असेसी हैज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स, या एक्सप्लेनेशन दिया भी जा रहा है तो असेसी उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं है, एज पर AO, एज पर AO। तो असेसी हैज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स,
और फिर एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द असेसी देन इट इज अनसेटिस्फैक्ट्री एज पर एओ। वो एओ के अनुसार क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये बात समझ में आई आपको, राइट। और इसमें एक सेक्शन और है 69D, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। ये भी हुंडी, गुंडी नहीं हुंडी, ये भी दोस्तों अनडिस्क्लोज इनकम का ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? हाँ सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ये क्या होता है भाई? अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी मैं आपको बता दूं, देसी बैंकर्स होते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, देसी बैंकर होते हैं। देसी बैंकर का मतलब ये होता है कि जैसे गांव में आप देखोगे, आपको पैसा उधार लेना है तो आप वहां पर किसी भी आदमी से पैसा मांग सकते हो। शहर में भी लोग आपस में एक दूसरे को पैसा देते हैं और ये पैसा कैश में दिया जाता है। कैश मतलब गांधी जी। जैसे मुझे 2 लाख रुपया उधार चाहिए तो मैं किसी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि भाई 2 लाख की गांधी जी दे दो, 2 लाख की गांधी जी दे दो। तो दैट इज अदर देन अकाउंट पे चेक। ये जो पैसा है, ये जो पैसा बोरो किया जा रहा है या इस पैसे को जो रीपे किया जा रहा है ऑन हुंडी, और अगर दोस्तों ये अदर देन अकाउंट पे ही चेक होता है, अदर देन अकाउंट पे ही चेक मतलब कैश में करते हो आप काम, तो लॉ कहता है भाई जो भी पैसा बोरो किया गया है या जो भी पैसा यहां पर रीपे किया गया है, दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। ठीक है, उस पैसे को आपकी इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, इफ इट इज अदर देन अकाउंट पे चेक, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रीपेइंग। हावेवर इफ, देखो जैसे आपने 10 लाख रुपए उधार लिए, कैश में ले लिए, तो वो जो 10 लाख आपने उधार लिए हैं अदर देन अकाउंट पे ही चेक, कोई आरटीजीएस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं है दोस्तों, तो जो ऐसा पैसा होता है ना, वो जो ऐसा पैसा होता है भाई, उसे आपकी इनकम मान लिया जाता है। वो 10 लाख रुपए जो आपने उधार लिए हैं, दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। बहुत बुरी बनेगी आपके साथ। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल कि वो 10 लाख आपने वापस रीपे भी कैश में ही कर दिए। अच्छा, डिपार्टमेंट को पता चल गया। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर उस 10 लाख रुपए को आप कैश में ही रीपे कर देते हो, तो क्या फिर वो 10 लाख रुपए दोबारा आपकी इनकम बनना चाहिए? क्या एक चीज को 2-2 बार इनकम माना जाएगा? जरा सोच के बताओ। जब आपने उसको बोरो किया तब भी इनकम मान लो, जब आप उसका रीपेमेंट कर रहे हो तब भी उसको इनकम मान लो। ना जी ना, ऐसा नहीं होता है कि बोरो करते समय भी मान लो और उसको रीपे करते समय भी मान लो। नहीं मानते हैं ना। हाँ, एक बार अगर बोरो करते समय मान लिया है तो फिर रीपे करते समय नहीं मानेंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जब हमने वो पैसा बोरो किया तो हमने उसको अकाउंट पे ही चेक से किया। वो जो पैसा है दोस्तों, उसको मैंने अकाउंट पे ही चेक से बोरो किया, है ना। लेकिन जब मैं उसको रीपे कर रहा था, जब मैं उस पैसे को रीपे कर रहा था, तो मैंने रीपे करते समय उसको कैश में रीपे कर दिया। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि जब मैं उसका रीपेमेंट कैश में कर दूंगा तब इनकम मानोगे? हाँ जी, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है बोरोइंग और रीपेइंग। बोरोइंग और रीपेइंग दोनों में से कोई भी काम अगर आप कर देते हो, दोनों में से अगर एक भी काम कर दोगे तो उसे इनकम मान लेते हैं। तो अगर आप बोरो कर लेते हो तो इनकम मान लेंगे, लेकिन फिर रीपेमेंट के टाइम दोबारा इनकम नहीं मानेंगे। और इट मे बी पॉसिबल कि जब आपने बोरो किया था तब तो आपने अकाउंट पे ही चेक से किया था, लेकिन जब आप उसको रीपे करने लगे तब आपने उसको कैश में कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उसे इनकम माना जाएगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। फिर उसको इनकम माना जाएगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। थर्ड पॉइंट है, हावेवर इफ बोरोड अमाउंट डीम्ड टू बी इनकम अर्लियर, अगर बोरो की गई धनराशि को पहले इनकम मान लिया जाता है
तो द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो फिर जब आप उसको रीपे करते हो तब दोस्तों उसको दोबारा इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर अमाउंट को बोरो किया है या फिर अमाउंट को रीपे किया है ऑन हुंडी अदर देन अकाउंट पे चेक, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम वेदर बोरोइंग और रीपेइंग। लेकिन अगर बोरोड अमाउंट को इनकम मान लिया जाता है तो द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो ये समझ में आया आपको। कुछ अदर बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये जितने भी सेक्शन है भाई जिसको हम अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं, ये सारी वो अनडिस्क्लोज इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगाया जाएगा, स्पेशल रेट से टैक्स लगाया जाएगा, स्पेशल रेट से। तो इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये वो इनकम है भाई जो टैक्सेबल होती है एट स्पेशल रेट। और यहां पर स्पेशल रेट होती है 60%, फिर उस 60% पर सरचार्ज लगता है 25%, और फिर उसके ऊपर एक सेस और लगाया जाता है। अब ये सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप इतना सा समझ लो कि द इफेक्टिव रेट इज 78%। मतलब अगर आपका अनडिस्क्लोज इनकम 1 करोड़ रुपया है तो भाई साहब वो जो 1 करोड़ रुपया होता है ना, उस पर आपको 78 लाख रुपीस के बराबर टैक्स देना पड़ेगा। आपको 78 लाख रुपीस के बराबर क्या देना पड़ेगा, टैक्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा, ये जो इनकम टैक्सेबल होती है ये सेक्शन 115 BBE के अंदर होती है। अच्छा, एक बात और लिखी हुई है, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। ये जो अनडिस्क्लोज सोर्स वाली इनकम है ना, इसमें से हम आपको किसी भी खर्चे का कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब जो भी इनकम होगी वो यहां पर ग्रॉस बेसिस पर क्या होगी, टैक्सेबल। जो भी इनकम आप यहां पर कमाओगे दैट शुड बी टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। मतलब जैसे मान लो आपने कोई चीज छिपाई थी, आपने इन्वेस्टमेंट को छिपाया था, अब उसका डिपार्टमेंट को पता चल गया, अब आप कह रहे हो सब मेरे खर्चे भी हुए थे तो खर्चे माइनस नहीं होंगे। कोई भी इनकम अगर अनडिस्क्लोज है और वो डिपार्टमेंट पहले पकड़ लेता है, आपने छिपाया था, अब आप कहते हो सब मेरी से 1 करोड़ में से 60 लाख तो खर्चा ही था, 40 लाख पर टैक्स ले लो, ना जी ना। टैक्स जो लगेगा वो पूरे 1 करोड़ पर लगेगा, 40 लाख पर नहीं, पूरे 1 करोड़ पर लगेगा। सो अनडिस्क्लोज सोर्स वाली जो भी इनकम होती है that should be taxable on gross basis. It is taxable on gross basis. चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी का जो भी पार्ट बचा है चलो उसको भी अभी कर लेते हैं अपन, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको और पढ़ा देता हूं आज की क्लास में। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है जब भी आप किसी लॉ को पढ़ते हो या आप जब टैक्स को पढ़ते हो तो दोस्तों वहाँ पर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, ठीक है। और सेक्शन 4 में लिखा है कि इनकम टैक्स शैल बी लेविएड, इनकम टैक्स लगाया जाएगा ऑन टोटल इनकम। किस पे लगाया जाएगा, किसी टोटल इनकम पे। किसकी टोटल इनकम, एवरी पर्सन की टोटल इनकम। पर्सन आप जानते हो, जितने भी पर्सन हैं पता है आपको, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, ये सब कौन होते हैं, ये सब लोग पर्सन होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो पर्सन होता है उसकी टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, राइट। अच्छा, इनकम टैक्स लगाएंगे टोटल इनकम पे लगाएंगे, ये भी समझ में आ गया।
अच्छा दोस्तों, आप उसको टोटल इनकम बोलो या आप उसको टैक्सेबल इनकम बोलो, एक ही बात है, लेकिन इसके लिए रेट कौन सी काम लेते हो? ये जो इनकम टैक्स होता है इसके लिए रेट कौन सी लगाई जाती है? और मैं आपको बता दूं, ये जो रेट होती है ना, ये रेट इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी हैं या जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें दी हुई है, राइट? तो फाइनेंस एक्ट जो होता है वो हर साल आता है, पता है आपको। तो फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल नंबर जो 1 होता है, शेड्यूल नंबर 1, जनरल टैक्स रेट्स, वहां पर आपको जनरल टैक्स रेट बताई गई हैं। तो फाइनेंस एक्ट में हर साल फाइनेंस एक्ट आता है फरवरी के अंदर, आप लोगों के एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2022 लगेगा। तो उसके शेड्यूल 1 में आपको कुछ जनरल टैक्स रेट दी हुई होती है। वो जो जनरल टैक्स रेट होती है ना, उससे हम लोग इनकम टैक्स निकालते हैं। जनरल टैक्स रेट्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स भी होती हैं, और जो स्पेशल टैक्स रेट होती है ना, वो स्पेशल टैक्स रेट हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताई जाती है। जो भी हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर हमको बताई जाती है, दैट इज स्पेशल टैक्स रेट। तो एक तो होती है जनरल टैक्स रेट, एक होती है हमारी स्पेशल टैक्स रेट। उन टैक्स रेट्स को लगाकर फिर इनकम टैक्स निकाला जाता है, और ये सारी टैक्स रेट दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। अच्छा, अब बात आती है टोटल इनकम पे। ये टोटल इनकम क्या होती है? अच्छा, आप इसको टोटल इनकम बोलो या दोस्तों आप इसको टैक्सेबल इनकम बोलो, एक ही बात है। टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। एक हेलीकॉप्टर यात्रा करवाने वाला हूँ एंटायर इनकम टैक्स की, कि मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा कि इनकम टैक्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तरह से पूरा ओवरव्यू दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो दोस्तों जब आप टोटल इनकम निकालते हो ना, जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, जब आप टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हो, तो आपका सबसे पहला काम होता है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। हमारा सबसे पहला काम होता है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करो। सबसे पहला काम क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करो। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। एक को हम रेजिडेंट बोलते हैं और दूसरा जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसको हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। तो दो तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। तो ये मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो कि बेसिक चैप्टर के बाद होगा। जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस को निकाल लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी इनकम होती है उसको अलग अलग हेड में डिवाइड करना पड़ता है, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये पहला चैप्टर है, सैलरी से इनकम कमाना। आप लोग भी जब प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप कहीं पर जॉब कर सकते हो, सैलरी इनकम कमा सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टी है तो दोस्तों आप उससे बैठे बैठे किराए की इनकम, रेंटल इनकम कमा सकते हो। और वो जो रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है उसका मैनर क्या होता है, ये हम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड होता है दोस्तों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है कि भाई मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, तो मुझे तो अपना खुद का बिजनेस चाहिए, मैं तो अपना खुद का ऑफिस खोलना चाहता हूं। जैसे आप प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हो तो उसके बाद जैसे आप सीए बन जाते हो, प्रोफेशनल डिग्री मिल गई आपको, तो आप अपना खुद का ऑफिस भी खोल सकते हो। जैसे मैंने अपना खुद का ऑफिस खोल रखा है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं खुद ही बॉस हूँ। मुझे अपना खुद का डिसिप्लिन रखना पड़ता है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे अंडर में बहुत सारे क्लाइंट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग लेते हैं। तो मुझे सारा काम खुद अपने ऑफिस का मैनेज करना पड़ता है, मैं जॉब नहीं करता।
तो मैं जो इनकम कमाता हूं, मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता हूं, मैं ऑडिट करता हूं, मैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करवाने का काम करता हूं। तो दोस्तों इससे मुझे जो फीस मिलती है वो फीस मेरी सैलरी इनकम नहीं है, वो फीस मेरी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। चौथा जो चैप्टर है, चौथा जो हेड है, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर दोस्तों हमारे पास कोई भी कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट में बिल्डिंग हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, मकान हो सकता है, अगर हम उसको बेच देते हैं दोस्तों, अगर हम उसको बेच देते हैं और बेचने से हमें प्रॉफिट होता है, बेचने से हमें गेन होता है, तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो गेन है, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दोस्तों उसको कैपिटल गेन की इनकम कहा जाएगा, उसे जो है ना कैपिटल गेन की इनकम कहा जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, एक होता है दोस्तों, जैसे मकान से दो तरह की इनकम हुई। अगर आप रेंट कमाते हो तो दैट इज कॉल्ड रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप उस मकान को बेचकर उसके अंदर जो वैल्यू एप्रिसिएशन है वो आपको मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अगर आपके पास कोई दूसरी इनकम आती है जो पहले वाले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है, तो वो इनकम कहलाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 अलग अलग चैप्टर हैं, ये 5 अलग अलग हेड है दोस्तों, जिसमें इनकम को टैक्सेबल किया जाता है। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया। तो ये 5 हेड हैं जिसमें इनकम को क्या किया जाएगा, टैक्सेबल। इसके बाद दोस्तों ये तो टैक्सेबल इनकम हो गई। फिर क्या होता है, जैसे कोई माइनर बच्चा है, उसने इनकम कमाई, तो माइनर बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। उसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। माइनर बच्चे की इनकम पेरेंट्स में क्लब हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, एक होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोस्तों आपको कोई लॉस हुआ है किसी हेड में, बिजनेस हेड में लॉस हुआ है, कैपिटल गेन हेड में लॉस हुआ है, तो वो बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा। किसी भी हेड का लॉस किसी भी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ होता है, उसके रूल्स बने हुए हैं, इसका पूरा एक चैप्टर है। फिर जब ये सारी इनकम आप निकालते हो दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना। तो ये जो टैक्सेबल इनकम होती है भाई, इसका टोटल लगाया जाता है, इसमें इनकम को क्लब किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, एंड जो फाइनल अमाउंट निकल कर आता है, जो लास्ट हमारा फाइनल अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। दोस्तों हम उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। और ये जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है, इसमें से हमको मिल जाते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन टैक्स प्लानिंग में काम आते हैं। देखो हर इंसान क्या चाहता है, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़े, 2 दोगुनी रात चौगुनी बढ़े, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़े, ऐसा सब लोग चाहते हैं। लेकिन वो एक चीज़ और चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, वो कम रहनी चाहिए। इनकम तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन टैक्सेबल इनकम कम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से हमको मिल जाते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A। और ये हमको 80C से लेकर और 80U तक मिलते हैं। ये जितने भी डिडक्शंस होते हैं ये हमको 80C से लेकर और 80U के बीच में मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस। अच्छा, आप जब इन डिडक्शंस को माइनस कर देते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। ये जो टैक्सेबल इनकम होती है, ये जो टोटल इनकम होती है, इसके ऊपर हमको टैक्स लगाना पड़ता है, और टैक्स की अलग अलग रेट होती है। तो मैंने बोला ना, इनकम तो पहले से क्वेश्चन में दी हुई होगी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना। इसके लिए हमें ये एंटायर
इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा, ये सारे चैप्टर्स हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। फिर ये जो टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम हमारी निकल कर आएगी, इसके ऊपर हम लोग टैक्स रेट लगाएंगे। देयर आर सम जनरल टैक्स रेट, देयर आर सम स्पेशल टैक्स रेट, ये हमको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो उससे हमारा टैक्स कैलकुलेट होकर आएगा। फिर हम उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाते हैं। सरचार्ज का मतलब होता है दोस्तों टैक्स पर लगने वाला टैक्स। हाँ दोस्तों, टैक्स के ऊपर दोबारा से क्या लगता है? टैक्स। तो जब हमारी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाती है, जब हमारी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाती है, तो वो फिर सरचार्ज कहलाती है दोस्तों, है ना। और उस पर हमको टैक्स पर भी दोबारा से क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे ही इनकम एक्सीड कर जाती है, लिमिट को एक्सीड कर जाती है, देन इट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो दोस्तों फिर हम उसको सरचार्ज बोलते हैं। और फिर हम एक और टैक्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेस। टैक्स लगेगा, फिर टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, फिर टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल होता है उसके ऊपर एक और टैक्स लगाया जाता है। टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल होता है ना, उसके ऊपर एक और टैक्स लगाया जाता है और उसको हम लोग सेस बोलते हैं। तो सेस का जो रेट है वो 4% होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। फिर हमारा टोटल टैक्स निकल कर आ जाता है। ये सारा काम करने के बाद जो फाइनल फिगर है दैट इज कॉल्ड टोटल टैक्स पेबल। अब अगर हमारा टैक्स पहले से डिपार्टमेंट के पास जमा है, अगर हमने एडवांस में इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे रखा है, उसको बोलते हैं TDS, TCS, एडवांस टैक्स। एक पूरा अलग से चैप्टर है दोस्तों। तो ये अगर TDS, TCS, एडवांस टैक्स नाम की चीज पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। सपोज करो हमारा टैक्स 1 लाख रुपया बनता है, 1 लाख रुपया, हमारा टैक्स 1 लाख रुपया बनता है, 1 लाख रुपीस। और हमारा जो TDS है, जो TCS है, जो एडवांस टैक्स है, वो हमारा 1,20,000 बनता है, 1,20,000। तो इसका मतलब हमारे 20,000 रुपये ज़्यादा जमा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो ये जो 20,000 है दोस्तों, ये हमको रिफंड हो जाते हैं, रिफंडेबल, हमारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं। अगर हमारा टैक्स ज़्यादा जमा है पहले से, तो वो डिफरेंस अमाउंट हमको रिफंड हो जाता है। और अगर हमारा टैक्स 1 लाख रुपए बनता है, अगर हमारा टैक्स 1 लाख रुपए बनता है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा है वो 80,000 ही है, 80,000 ही है, तो इसका मतलब 20,000 रुपये हमको और पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स पेबल। तो एक तो होता है पेबल और एक होता है दोस्तों रिफंडेबल। पेबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमें और पे करना है, रिफंडेबल का मतलब जो हमें वापस मिलेगा, जो हमें वापस मिलेगा, राइट। सो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, फिर जितने भी हेड हैं, चैप्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इनकम को कैलकुलेट करो, फिर इनकम पे क्लबिंग प्रोविज़न लगेगा, फिर जो लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उससे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसमें से हम डिडक्शंस को माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आएगी, और फिर टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जनरल टैक्स रेट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स रेट्स। और वो जो टैक्स होता है उसके ऊपर सरचार्ज और सेस लगता है। पहले से टैक्स जमा है उसको माइनस कर दो, या तो टैक्स हमारा रिफंड हो जाएगा या वो पेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टैक्स रेट्स पढ़ाऊँगा, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। इसको बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए, जो लोग आगे अभी इंटर का तैयारी कर रहे हैं, 2023 में एग्ज़ाम है भाई, तो उनको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।